तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और बताइए क्या हाल चाल है। देखिए, कल जो है हम पार्ट 3 का जो है 22nd आर्टिकल तक कर लिए थे। उसके बाद देखिए 23rd 24th आर्टिकल एक बार करेंगे जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। ठीक है, अभी देखिए ये कर लेंगे हम। लेकिन वो वाली जो वीडियो है एक घंटे की शायद वीडियो थी, तो वीडियो बड़े होने के चलता है ऐसा नहीं है कि आप फॉलो नहीं कीजिएगा, वीडियो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही जब आप कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है सारी जो वीडियो हैं, एटलीस्ट अगर जो आपको अगर जो कोई पार्ट पढ़ना है, ठीक है, जैसे पार्ट 3rd है और उसमें 2 वीडियो हैं, तो आप जो है उसका पहला वीडियो देख के ही दूसरा वीडियो देखिएगा। उससे क्या है, थोड़ा कनेक्टिंग सा फील होता है। बाकी तो जो एक्सप्लेनेशन है वो तो सेम ही रहेगा, हम एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी के लिए इतना ही। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे आपको वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो है 2-4 ट्रिक्स मैं बता दूंगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में 2-4 ट्रिक यूज़ होती है। चलिए अभी देखते हैं, आर्टिकल 23 की बारी है। देखिए आर्टिकल 23 किस बारे में बात करता है, तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। कह रहा है कि ह्यूमन बींग के लिए, ह्यूमन बींग की ट्रैफिकिंग और उनका फोर्स लेबर कराने से जो है प्रोहिबिट करता है, उनके प्रोहिबिशन के बारे में बात करता है। कुछ रूल्स बनाता है कि देखिए आप, ये ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सकते हैं या फोर्स लेबर कर सकते हैं। ये देखिए कि क्या है ये। तो इसका जो क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 कहता है traffic in human beings and begar and other similar form of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with the law। तो कह रहा है कि देखिए ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग जो है, कि किसी को खरीद फरोश का जो काम है ये, ठीक है, खरीद लिया, किसी को बेच दिया, किसी को। ज़्यादातर देखिए ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग से चाइल्ड या फिर जो है फीमेल्स के ही रेस्पेक्ट में होता है, मेल्स का तो उतना नहीं होता। अब तो भाई दुनिया ख़राब हो गई है, तो मेल्स का भी होने लगा है ट्रैफिकिंग। लेकिन देखिए, तो ऐसे लोगों की बात कर रहा है कि ऐसे आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। फिर बेगार जो है, बेगार का मतलब ये होता है, देखिए बेगार का मतलब ये होता है कि किसी को आप पीढ़ियों से दबा के रखे हैं। जैसे पहले के ज़माने में बड़े लोग क्या करते थे कि किसी की माँ बाप उसके यहाँ काम कर रहे हैं, फिर उसके बच्चे भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, और उसका जो है आप किसी भी तरह का कोई भी इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं, कोई भी पैसा रुपया नहीं है कि ऐसे कोई डिसाइडेड है, घर आ गया, चाय पिला दिए, ये सब कर दिए, मतलब छोटा मोटा जैसे खाना वाना खिलाने पे ही रख लिए। पहले के ज़माने में बहुत होता था, अब तो कोई नहीं मिलेगा इस चीज़ पे, लेकिन हाँ आप बेगार नहीं कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, और कह रहा है किसी और तरह का फोर्स लेबर भी नहीं करा सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि आप किसी तरह का फोर्स लेबर करा लें कि भाई किसी का मतलब ज़मीन वगैरह किसी को दे दिए कि भाई लो खेत वगैरह तुम बो, और फिर उससे काम कराए जा रहे हैं अपने घर का सारा, और उसको मारे हैं कि पैसा रुपया कुछ दे ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह का जो काम है ये सब भी आप नहीं कर सकते। और अगर जो इस तरह का जो काम आप कर रहे हैं, ये देखिए लिखा है लेबर आर प्रोहिबिटेड। कह रहा है कि इस तरह का प्रोहिबिशन है, इसका आप कर नहीं सकते। और अगर जो करते हैं इसका कंट्रवेंशन अगर जो होता है, तो अगर जो ये काम आप करते हैं तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, जो भी लॉ वगैरह बना होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड क्लॉज क्या कह रहा है। देखिए सेकेंड क्लॉज कह रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम imposing compulsory services for public purposes, and imposing such services the shall not make any discrimination on ground of race, religion, race, caste, class और any of them। तो वही कह रहा है कि ऐसा है कुछ भी नहीं है इस आर्टिकल में जो ये कह रहा है कि स्टेट जो है किसी तरह की कंपलसरी सर्विस जो है पब्लिक के ऊपर नहीं जो है डाल सकता है। देखिए इसका बेसिक मतलब ये है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ स्टेट को आपकी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे अभी मान लीजिए इंडिया की स्टेट ऑफ वॉर में आ गया, ठीक है, तो ऐसा है कि गवर्नमेंट रूल बना सकते हैं कि नहीं नहीं आपको जैसे सबको 2 साल के लिए या 1 साल के लिए आपको जाके आर्मी में अपनी सेवा देनी पड़ेगी, ये वो कुछ उसका एज क्राइटेरिया डिफाइन कर देगा। और कह रहा है इस तरह का जो सर्विस अगर जो इम्पोज किया जाता है, तो लिख रहा है इन इम्पोजिंग सच सर्विसेज द स्टेट कैन नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो कह रहा है कि इसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता स्टेट। अगर जो ये होता है कि कोई भी है तो ऐसा रूल बनेगा कि 18 के बाद है या फिर 21 के बाद है, और तो वो जाएगा, ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसको 2 साल की सर्विस देनी ही पड़ेगी आर्मी में। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए, ये सबके लिए होगा, चाहे वो
आप हैं या फिर कोई अमीरज़ादा है वो है या फिर कोई अपर क्लास है लोअर क्लास है, तो ये सब चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला आर्टिकल है, देखिए आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 किस बारे में बात कर रहा है? बात कर रहा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ईटीसी। तो कह रहा है कि चिल्ड्रन का जो एम्प्लॉयमेंट है फैक्ट्रीज़ वगैरह में, उसको प्रोहिबिट करता है कि मतलब आप जो है ऐसे नहीं, बच्चों को काम नहीं करा सकते मतलब फैक्ट्री के अंदर। तो ये देखिए किस तरह के, कौन सा एज ग्रुप है और क्या बात कर रहा है। तो ये कह रहा है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14। तो कह रहा है कि 14 साल से नीचे का जो बच्चा है शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो कह रहा है कि आप किसी भी तरह का जो हजार्डस एम्प्लॉयमेंट है, कोई माइन का काम है, ठीक है, किसी फैक्ट्री का काम है, ठीक है, तो ऐसी जगहों पे आप एटलीस्ट 14 ईयर्स जो है वो एज है, आप इससे कम एज के बच्चों को नहीं रख सकते। अगर जो आप ये रखते हैं तो ये एक तरह का पनिशेबल ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा। देखिए मेंशन नहीं है, इनहेरेंट है, लेकिन हाँ पनिशेबल ऑफेंस होगा। फिर आप ये जो है इस आर्टिकल के अंतर्गत जो है उस बंदे के ऊपर जो है रिट फाइल कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि रिट वगैरह क्या होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 25। देखिए आर्टिकल 25 किस बारे में बात कर रहा है? आर्टिकल 25 कह रहा है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो ये कह रहा है कि ये फ्रीडम देता है किस चीज़ की? फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। कॉन्साइंस की बात कर रहा है कि आप जो है कि आप फ्रीली जो है आप कोई भी रिलीजन जो है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, उसका प्रोपगेशन कर सकते हैं, या आप उसको जो है धारण कर सकते हैं, ठीक है, अपने मर्जी से। इस पर कोई भी जो है रोक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्लॉजेस क्या क्या हैं। तो क्लॉज देखिए क्या है। क्लॉज 1 है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड health and to the other provision of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and right freely to profess, practice and propagate religion। मतलब कह रहा है कि पब्लिक ऑर्डर के मतलब हित में अगर जो है, ठीक है, तो मोरालिटी और हेल्थ को देखते हुए, ठीक है, ये सारे प्रोविज़न है जिस पार्ट के, ठीक है, वो हर पर्सन के लिए इक्वली एंटाइटल्ड है, ठीक है, कि उसको अपनी क्या सोच रखता है उस किसी भी रिलीजन के बारे में, क्या उसको प्रोफेस करना है नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है नहीं करना है, या उस अपने रिलीजन को प्रोपगेट करता है कि नहीं, ये जो है सबके लिए इक्वली है। उसके बाद देखिए अगला क्लॉज क्या कह रहा है। तो अगला जो है क्लॉज 2 है, नथिंग कह रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। तो कह रहा है इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ के ऑपरेशन को मतलब रोक सके, ठीक है, और प्रिवेंट करे स्टेट को लॉ बनाने से। इसका सब क्लॉज ये कह रहा है रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एंड अदर सेकुलर एक्टिविटी विच में बी एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिस। तो कह रहा है कि स्टेट जो है इस पर लॉ बना सकता है कि उसको रेगुलेट करने के लिए, या फिर उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या पॉलिटिकली, ठीक है, होने के लिए, या अदर सेकुलर एक्टिविटी जो है उसके विषय में, उस किसी भी रिलीजन से एसोसिएटेड उसकी प्रैक्टिस के विषय में जो है स्टेट जो है लॉ बना सकता है। उसके बाद क्लॉज बी क्या कह रहा है? क्लॉज बी कह रहा है प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेज एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज। कह रहा है कि प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए और रिफॉर्म करने के लिए, थ्रोइंग ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मतलब खुलेआम जो है हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए, ठीक है, किसी मतलब पब्लिक कैरेक्टर का जिसमें सारे क्लास या सेक्शन जो है वो हिंदू के जो है वो एंट्री ले सकें। तो इसको भी रेगुलेट करने के लिए जो है वो जो है कर सकता है, और उनको सोशल वेलफेयर के नाम पे कुछ पैसा वगैरह इंसेंटिव वगैरह भी दे सकता है। तो इस तरह का नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन 1 अगर जो आप देखिए तो एक्सप्लेनेशन 1 जो इस आर्टिकल का है वो ये कह रहा है द वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान शैल बी डीम टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। तो कह रहा है कि कृपान जो होती है, आप देखेंगे एक चाकू होती है जो बेसिकली पंजाबी सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लोग छोटे सा एक देखेंगे आप कंधे से थ्रो बेल्ट लगाए रहते हैं, उस बेल्ट में एक छोटा सा चाकू उसको रखे रहते हैं, तो कृपान है, ये उनके रिलीजन का एक हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन में ये है कि इन सब क्लॉज बी ऑफ द क्लॉज 2
द रेफरेंस टू हिंदू शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज इंक्लूडिंग रेफरेंस टू प्रोफेस सिख जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन एंड रेफरेंस टू हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली। तो वही कह रहा है कि जो है कि क्लॉज बी में जो हिंदू है वो आप ऐसे मत समझिए कि हिंदू का मतलब ये ब्राह्मण वगैरह ही है, ये सिख जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन को भी जो है इसमें कंसिडर किया गया और इनके भी इंस्टीट्यूशन की बराबर ही बात की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला आर्टिकल कौन सा है। तो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 26। ये क्या बारे में बात कर रहा है, तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो रिलीजियस अफेयर मैनेज करने का जो फ्रीडम है उसके विषय में बात करता है। देखिए ये क्या है, तो कह रहा है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट। तो कह रहा है कि पब्लिक माने जनहित में, ठीक है, मोरालिटी और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हर तरह का रिलीजियस डोमिनेशन जो है, डिनोमिनेशन जो है, मतलब जो रिलीजियस कम्युनिटी है या कोई भी सेक्शन है, तो वो उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो राइट होती हैं। तो वो राइट कौन कौन सा है, तो राइट जो है उसमें क्लॉज ए है कि पहला राइट है टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। तो कह रहा है कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है और मेंटेन कर सकता है इंस्टीट्यूट किस तरह का, तो रिलीजियस इंस्टीट्यूट, और चैरिटेबल पर्पस के लिए उसको यूज़ भी कर सकता है, जैसे मदरसा वगैरह हैं। ठीक है, हिंदू के केस में संस्कृत विद्यालय वगैरह रहते हैं, आप मतलब ब्राह्मण वगैरह लोग ये लोग बनाते हैं। ठीक है, फिर जैन लोगों के लिए भी कुछ हैं ऐसे संस्थान हैं, और बुद्धिस्ट के लिए भी कुछ हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट वगैरह की अपनी पढ़ाई होती है, उनका अपना पढ़ा जाता है हिस्ट्री वगैरह। तो ये सब आप कर सकते हैं, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं और इस्टेब्लिश मेंटेन कर सकते हैं ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। तो उसके बाद से सब क्लॉज बी कह रहा है टू मेंटेन इट्स ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन। कह रहा है कि तो कह रहा है कि ये मैनेज कर सकता है अपना खुद का जो है अफेयर जो है रिलीजन का, वो मैनेज कर सकता है। वो ये कह सकते हैं कि भाई हमारा रिलीजियस मैटर ये है और उसका अफेयर मतलब उससे रिलेटेड जो इशू हैं वो खुद ही मैनेज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए स्टेट उनको जो है रोकथाम को लगाता है। उसके बाद सब क्लॉज सी है टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। कह रहा है कि ओन और एक्वायर भी कर सकते हैं, मतलब खरीद भी सकते हैं, रख सकते हैं। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब या अस्थाई या अस्थाई प्रॉपर्टी जो है वो रख सकते हैं। फिर सब क्लॉज डी कह रहा है टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। कह रहा है कि इस तरह की प्रॉपर्टी कोई भी एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं जो कि लॉ के अंतर्गत हो, मतलब कोई लॉ नहीं ब्रीच होना चाहिए बस उसके लिए। आइए देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 27। ये किस बारे में बात कर रहा है, तो ये फ्रीडम हैज़ टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो कह रहा है कि ये इसके लिए फ्रीडम दे रहा है कि आप टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए। ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब आप टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं कि हमको अपना रिलीजन प्रोफेस करना है तो ब्राह्मण्स पे, चाहे ऐसे अदर कास्ट पे जो है क्षत्रिय वैश्य वगैरह, या फिर हिंदू कम्युनिटी पूरी, तो आप टैक्स वगैरह जो है आप कर सकते हैं पेमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद से देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन क्या है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस। देखिए कोई भी पर्सन जो है ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा कि आपको नहीं टैक्स देना ही देना है, समझ रहे हैं नहीं। बेसिकली देखिए टैक्स का मतलब होता है कर, तो कर का मतलब ये होता है कि नहीं ये कर लगा है आपको देना ही देना है। तो यहाँ बेसिकली टैक्स से मतलब कर का नहीं है। आप चंदा ऐसे समझ सकते हैं कि चंदे के बारे में बात की जा रही है कि आप ऐसे मांग सकते हैं किसी से, वो देता है नहीं देता है तो फिर उसका अपना होना चाहिए उसमें। फिर कह रहा है द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेशली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और द मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन रिलीजियस डोमिनेशन। कह रहा है कि बस ये चीज़ देखना है कि उसका जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़ में जा रहा है कि जो है कि वो प्रमोशन करता है या मेंटेन करता है किसी भी रिलीजन को या उसके रिलीजियस डोमिनेशन को। मतलब ऐसा नहीं कि रिलीजन के नाम पे टैक्स लेके, पैसा लेके, चंदा जमा कर लेके भैया चलो हिंदू को आगे बढ़ाएंगे, हिंदुत्व आगे बढ़ाएंगे, और जाकर फिर टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। तो या फिर मुस्लिम कम्युनिटी है कोई भी, ऐसे मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे आप ये बात समझ सकते हैं कि किसी भी रिलीजन के नाम पे चंदा लेके फिर ये नहीं कि बम बना बम ब्लास्ट कर दिया, ऐसे कुछ नहीं भाई, ऐसे नहीं चलता है। तो फिर ये जो है पकड़ के जेल में बंद कर दिए जाओगे, टेररिस्ट एक्ट वगैरह लग जाएगा, तो फिर समझते रहना।
उसके बाद देखिए आर्टिकल 28 क्या कह रहा है। आर्टिकल 28 कह रहा है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑन रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कह रहा है कि अटेंडेंस की फ्रीडम है, मतलब कि आप कहीं भी जाके जैसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस पे वहाँ पे अटेंड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है, ठीक है। अब इसका क्लॉज 1 क्या कह रहा है। क्लॉज 1 कह रहा है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड। तो कह रहा है कि किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे आप ऐसी किसी भी मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो होली स्टेट फंड अगर जो मेंटेन करता है, मतलब अगर जो आप गवर्नमेंट फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि कोई है जो फुल्ली गवर्नमेंट एडेड है, जैसे कि आप BHU देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बेसिकली नाम तो उसका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, लेकिन आप वहाँ पे ये नहीं कर सकते कि भैया नहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तिलक लगा के आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तिलक लगा के ही आना पड़ेगा, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो भाई स्टेट जो है स्टेट फंड पे काम करता है, ठीक है। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर उसके बाद से सेकेंड क्लॉज क्या है। सेकेंड क्लॉज कह रहा है नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट हैज established under any endowment or the trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution। तो कह रहा है कि देखिए क्लॉज 1 का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो बात ये कह रहा है कि ये चीज़ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे भी लागू होती है जो स्टेट द्वारा चलाया तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन इस्टेब्लिश हुआ है और उसको मेंटेन किया जा रहा है, उसका ट्रस्ट वगैरह, उसका जो पैसा वगैरह है वो अगर जो ट्रस्ट कंट्रोल करता है कोई, ठीक है, और वो ट्रस्ट अगर जो ये चाहता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जाएं तो फिर वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट किए जा सकते हैं इंस्टीट्यूशन पे। तो इसकी बात कर रहा है। क्लॉज 3 क्या कह रहा है। क्लॉज 3 कह रहा है नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट state fund shall be required to take part in any religious instructions that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or any premises attached thereto unless such person or each such person is a minor his guardian has given his consent thereto। तो कह रहा है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अगर जो वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाता है, ठीक है, और वो स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और रिसीव कर रहा है एड, जो है स्टेट फंड से एड रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो फिर ऐसा कोई नहीं है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में आप पार्ट लेंगे ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप नहीं लो ही लो, पूजा हो रही है तो फिर करो ही पूजा, हम नहीं जानते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप ये काम नहीं कर सकते, इसको इम्पार्ट नहीं कर सकते किसी के ऊपर, ठीक है, कि कोई भी रिलीजियस वर्शिप है तो आप वहाँ जाइए ही जाइए, या फिर कोई और भी जो है कि ये नहीं पहनिए वो नहीं पहनिए कपड़ा वगैरह का भी, तो ये सब नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो वो स्टेट फंड द्वारा चल रहा है कॉलेज तो, या स्टेट से एड रिसीव कर रहा है तो, ठीक है। और इस तरह की चीज़ जो है, ऐसा नहीं है कि वर्शिप, ऐसा नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं करा पा रहे हैं तो बाहर ग्राउंड पे करा दे, कुछ नहीं। कोई भी ऐसा प्रेमाइस भी अगर जो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है तो वहाँ पर भी ये चीज़ मतलब फॉलो होती है, आप वहाँ पे भी नहीं कर सकते हैं। अब ये चीज़ कभी सिर्फ और सिर्फ एक केस में अप्लाई नहीं होती है कि कोई पर्सन है जो पढ़ रहा है, कोई बच्चा है छोटा, ठीक है, वो माइनर है, ठीक है, और अगर जो वो माइनर है मतलब उसका एज जो है कम है, 18 साल से कम है, और उसके जो पिता हैं, उसके जो गार्डियन है, पिता माता है या फिर जो भी उसका गार्डियन है, और वो इस बात का कंसेंट दे रहा है कि नहीं नहीं आप कराओ इनसे पूजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इंस्टीट्यूट आपको फोर्स कर सकता है। चलिए देखिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 देखिए किस बारे में बात कर रहा है। एक बात कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो ये माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करता है। देखिए हमारे देश में जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारा कोई राइट नहीं है, हमको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो देखिए जो बात सब कोई कहता रहता है कि बाबा साहब हमको राइट दिए हैं ये वो, ये देखिए ये वाला आर्टिकल जो है ना उनका प्रोटेक्शन जो है सिक्योर करता है, इस बात को सिक्योर करता है कि मतलब उनका हनन नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कि आप उनके साथ
कुछ नीचा व्यवहार कर सकते हैं, ये प्रोटेक्शन जो है इस आर्टिकल के अंदर में दिया है। तो जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं और ये बात कंसिडर करते हैं उनको आर्टिकल 29 के बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए आर्टिकल 29 जो है वो किस तरह से जो है माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए फर्स्ट क्लॉज कह रहा है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव अ राइट टू कंजर्व द सेम। तो कह रहा है कि कोई भी ऐसा एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, कह रहा है कोई भी सेक्शन है सिटीजन का, फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, लड़का है, लड़की है, ठीक है, काला है, गोरा है, मतलब ये सारा चीज़ यहाँ पैदा हुआ वहाँ पैदा हुआ नहीं, ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में अगर जो है या फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है, मतलब इंडिया का मैप देखे होंगे, अंडमान निकोबार इंडियन टेरिटरीज बाहर है लेकिन अंडमान निकोबार पार्ट है। आप अगर जो अंडमान निकोबार में भी हो, ठीक है, या फिर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज ही है, स्क्रिप्ट ही दूसरा है आपका, आप नहीं पढ़ते हैं हिंदी, आपको नहीं देवनागरी है, आप उर्दू वाले हो, आप तेलुगु हो, तुलु हो, तमिल हो, मलयालम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और कल्चर, या फिर उसका कल्चर अलग है, भाई आपका कल्चर दूसरा है, आप आदिवासी कल्चर के हो, नहीं हो मेन स्ट्रीम कल्चर के, तो इस सब चीज़ में देखिए आपको फुल राइट है कि आप जो है कंजर्व कर सकते हैं अपने रिलीजन को, आप अपने रिलीजन को वैसे ही जी सकते हैं और इसमें कोई भी देखिए आपको रोक नहीं सकता, ये चीज़ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्लॉज कह रहा है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। तो कह रहा है कि कोई भी सिटीजन, चाहे वो कोई भी सिटीजन हो, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है उसका एडमिशन अगर जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो लेना चाहता है, और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो स्टेट द्वारा मेंटेन किया जाता है या स्टेट द्वारा एड रिसीव करता है स्टेट फंड से, तो किसी भी ग्राउंड पे आप जो है उसके एडमिशन को नहीं रोक सकते हैं, चाहे वो कोई भी ग्राउंड हो, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ, कुछ भी, किसी भी चीज़ पे आप नहीं कर सकते, ठीक। तो ये वो आर्टिकल है जो ये दो तरह की प्रोटेक्शन जो है मेंटेन करता है, ये देखिए। उसके बाद देखिए अगला आर्टिकल देखते हैं, तो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 किस बारे में बात कर रहा है, तो आर्टिकल 30 बात कर रहा है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए तो इस राइट में, पिछले राइट में पढ़ने की शक्ति, अपना रिलीजन जीने की शक्ति दे रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपको जो है अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने की पावर दे रहा है। ऐसा नहीं आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, पढ़ के बेकार पढ़े हैं, नहीं, आप पढ़ सकते हैं, इक्वल राइट आपको पढ़ने का, और इक्वली राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाने का भी देता है। तो वो चीज़ के बारे में बात कर रहा है। आइए इसका क्लॉज 1 देखते हैं क्या है। तो क्लॉज 1 कह रहा है ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। कह रहा है चाहे वो कोई भी माइनॉरिटी हो, सारी की सारी माइनॉरिटी, चाहे वो किसी भी बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी हो, लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी है, किसी भी बेसिस पे अगर जो वो माइनॉरिटी है तो उसके पास पूरा का पूरा राइट है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कर सकता है और एडमिनिस्टर कर सकता है अपनी चॉइस का, चाहे उसकी चॉइस जो भी हो, ठीक है। देखिए क्लॉज 1A क्या कह रहा है, क्लॉज 1A कह रहा है इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन established and administered by a minority referred to in clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under the clause। तो ये ही बात ये कह रहा है कि किसी भी तरह का जो है इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर कंपल्सरी एजुकेशन, कह रहा है कि अगर जो स्टेट ऐसा लॉ बनाता है कोई भी कि उसमें कंपल्सरी एक्विजिशन की बात होती है, मतलब बेसिकली कब्जे की बात होती है,
ऐसी प्रॉपर्टी का जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहा है, एडमिनिस्टर्ड है, मैंने एडमिनिस्टर और इस्टेब्लिश्ड है बाय माइनॉरिटी, ठीक है, जैसा कि क्लॉज 1 में मेंशन था। तो इस तरह का अगर जो कोई भी एक्विजिशन का अगर जो लॉ बनता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है स्टेट को ये बात इंश्योर करनी है कि एक अमाउंट फिक्स होनी चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट जो है वो देना ही पड़ेगा। और वो अमाउंट आप उस लॉ में मेंशन करेंगे कि हम ये अमाउंट देंगे, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के एग्जीक्यूशन के एक्विजिशन के लिए। और ये बात एकदम ध्यान में रखना है, स्ट्रिक्टली ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह का जो है वो एब्रोगेट नहीं करेगा राइट का, उस राइट का जो क्लॉज 1 में दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो क्लॉज 1 में जो राइट इंश्योर किया गया, आप मतलब किसी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कब्जा कर लिए और लॉ में लिख दिए 10 रुपया में कब्जा, ऐसे नहीं। उसकी प्रॉपर एक वैल्यू लगेगी, और वैल्यू लगने के बाद से जिसका आप इंस्टीट्यूशन करेंगे वो भाई सेटिस्फैक्शन वगैरह दिखाएगा कि हाँ ठीक है, आपसे नेगोशिएट कर सकता है गवर्नमेंट से वो। उसके बाद से एक एग्रीमेंट बनेगा, और उसके बाद से ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आपकी कि उस राइट, उनके क्लॉज 1 के राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्लॉज 2 क्या कह रहा है। क्लॉज 2 कह रहा है द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। तो कह रहा और स्टेट जो है इस बात पे फंड देते समय, मतलब अगर जो एड दे रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और उनमें से 10 में से 8 को एड मिल रहा है, तो इस स्टेट इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि वो जो बाकी का 2 इंस्टीट्यूट जिसको नहीं मिला उसको इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो माइनॉरिटी द्वारा चलाया जा रहा था। जी नहीं, इस बात पे आप उसको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो माइनॉरिटी लैंग्वेज के बेस पे हो या रिलीजन के बेस पे हो, ठीक है। आइए अगला आर्टिकल देखते हैं। तो आर्टिकल 31 जो है, ठीक है, ये जो था कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करता था, और ये रिपील कर दिया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 31 में तो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन ऐसा आप नहीं सोचेंगे पढ़ना नहीं। आर्टिकल 31 में आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है, आपको ये पढ़ना है कि ये आर्टिकल किस अमेंडमेंट द्वारा जो है रिपील किया गया है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट जो था 1978 का, ठीक है, उसको जो है रिपील, उसके द्वारा जो है इसको रिपील किया गया है। देखिए पेपर में हो सकता है इस पूरे पार्ट का कुछ ना पूछे, और वो ये पूछ दे कि आर्टिकल 31 बताइए किस अमेंडमेंट में रिपील किया गया है। यूपीएससी की बहुत अच्छी कह लीजिए या बुरी टेंडेंसी है कि वो ऑड वन आउट करता है। वो थोड़ा सा भी अगर जो उसको कहीं लगा कि ये चीज़ थोड़ी अलग लग रही है, ले आओ इस पर क्वेश्चन पूछ लें, तो ये चीज़ आप एकदम ध्यान में रखेंगे। ये जान लीजिए बाकी का आर्टिकल जितने इंपॉर्टेंट है उससे ये 1% ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद आता है आर्टिकल 31A। तो आर्टिकल 31A किस बारे में बात कर रहा था, ये सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। तो कह रहा है कि ये उन लॉ के बारे में बात कर, उन लॉ को सुरक्षित करता है जो एक्विजिशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। देखिए स्टेट नहीं है, स्टेट है, ये स्टेट मतलब प्रॉपर्टी वाला स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अभी देखिए आपको स्टेट का मीनिंग भी मिल जाएगा, एक सेकेंड, चलिए देखिए जब तक आता है मीनिंग। अभी देखिए फर्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है। फर्स्ट क्लॉज कह रहा है नथिंग विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द आर्टिकल 13। देखिए अभी नहीं आ रहा है आपको, हम एक स्टेट का मतलब आप ऐसे समझिए कि प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उसके बारे में देखिए पहला क्लॉज क्या कह रहा है। पहला क्लॉज कह रहा है नथिंग विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आर्टिकल 13 नो लॉ प्रोवाइडिंग कर, कह रहा है आर्टिकल 13 में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और ऐसा कोई लॉ नहीं प्रोवाइड करता है किस बारे में। तो पहला द एक्विजिशन बाय स्टेट ऑफ एनी स्टेट और ऑफ एनी राइट देयर इन और द एक्सटिंग्विशमेंट और द मॉडिफिकेशन ऑफ एनी सच राइट। तो कोई एक्विजिशन ऑफ स्टेट का जो है कह रहा है कि स्टेट जो है किसी भी प्रॉपर्टी को अगर जो वो करता है एक्विजिशन करता है, ठीक है, या किसी भी राइट का देयरिन, तो कह रहा है कि और या मॉडिफाई करता है, तो इसके खिलाफ जो है कोई चीज़ आर्टिकल 13 में नहीं लिखी हुई है, ठीक। सब क्लॉज बी क्या कह रहा है। सब क्लॉज बी कह रहा है
द टेकिंग ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय द स्टेट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ईदर इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द ऑर्डर टू सिक्योर द प्रॉपर्टी प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या किसी भी मैनेजमेंट का टेक ओवर कर लेना, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी का स्टेट द्वारा, या लिमिटेड पीरियड के लिए टेक ओवर कर लेना पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, या उसका प्रॉपर मैनेजमेंट ही सिक्योर कर लेता है, तो इसको भी जो है नहीं रोकता आर्टिकल 13। उसके बाद सब क्लॉज सी क्या है? सब क्लॉज सी है द अमलगेशन। देखिए सब क्लॉज सी है द अमलगमेशन ऑफ द टू और मोर कॉर्पोरेशन ईदर इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो कह रहा है कि किसी भी दो कॉर्पोरेशन का अमलगेशन मतलब उनको संगठित कर सकता है, ठीक है, या तो पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर इसलिए क्योंकि उसको ये लगता है कि सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, इनके मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए इनको करना ही होगा। ठीक है, क्लॉज डी देखिए, तो क्लॉज डी इस बारे में बात कर सब क्लॉज डी इस बारे में बात करें द एक्सटिंग्विशमेंट और द मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट ऑफ द मैनेजिंग एजेंट सेक्रेटरीज एंड ट्रेजरर्स मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेशन और ऑफ द एनी वोटिंग राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर देयरऑफ। तो कह रहा है कि या फिर एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन कह रहा है, या तो एक्सटिंग्विशमेंट मतलब हटा ही दे या मॉडिफाई कर सकता है किसी भी राइट को, किस बेसिस किस तरह के राइट को, मैनेजिंग एजेंट्स का जो राइट है, सेक्रेटरीज का, ट्रेजरर्स का, मैनेजिंग डायरेक्टर्स का, डायरेक्टर और डायरेक्टर्स का, या फिर मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेशन जो है उनका, ठीक है, या फिर वोटिंग राइट्स की अगर जो बात करें जो शेयर होल्डर का वोटिंग राइट्स हैं, तो इसके विषय में भी जो है एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन इंश्योर कर सकता है स्टेट। देखिए सब क्लॉज ई क्या है? सब क्लॉज ई कह रहा है द एक्सटिंग्विशमेंट और द मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट्स एक्वायरिंग बाय द वर्च्यू ऑफ एनी एग्रीमेंट लीज और द लाइसेंस for the purpose of searching for or winning any mineral or mineral oil or the premature termination or cancellation of any such agreement, lease or license shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away, abridges any right of conferred by any right conferred by Article 14 और Article 19 Clause 2। तो कह रहा है कि इस जो है एक्सटिंग्विशमेंट मतलब हटाना या मॉडिफिकेशन जो है राइट किस चीज़ का, एक्वायरिंग का, अगर जो, ठीक है, किस अगर जो कोई भी एग्रीमेंट है, ठीक है, या लीज या फिर लाइसेंस है किसी भी प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए, ठीक है, या फिर जीती हुई कोई प्रॉपर्टी है किसी चीज़ में, ठीक है, कोई भी मिनरल या मिनरल ऑयल और प्री मेच्योर टर्मिनेशन है, ठीक है, और कैंसिलेशन ऑफ एनी सच एग्रीमेंट है, लीज और लाइसेंस है, तो इस तरह का जो है ये वॉइड कर दिया जाएगा किस ग्राउंड पे कि अगर जो ये इनकंसिस्टेंट है या फिर ये जो है टेक अवे करता है या ले लेता है या ब्रीच कर देता है आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 को। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोवाइडेड दैट वेयर सच लॉ इज अ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट कि अगर वो लॉ ऐसा लॉ है जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया है, दैट प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई देयर टू अनलेस सच लॉ। तो इस तरह के लॉ पे जो है उस आर्टिकल का प्रोविजन जो है लागू नहीं होगा। हैविंग बीन रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कह रहा है कि अगर जो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए जो है रिजर्व कर लिया गया हैज़ रिसीव्ड हिज एसेंट, और अगर जो उसका एसेंट रिसीव कर लिया है तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एनी लॉ मेक्स एनी प्रोविजन फॉर द एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ एनी स्टेट एंड वेयर एनी लैंड compromised therein is held by a person under his professional cultivation is shall not be lawful for the state to acquire any portion of such land as in within a ceiling limit applicable to him under any law for the time being in force, or any building or the structure standing thereon or apartment thereto, unless the law relating to the acquisition of such land, building or the structure provide for the payment of compensation at the rate which shall not be less than the market value thereof। तो देखिए
क्या कह रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट whether any law makes any provision for the acquisition of state by any state of any state। तो कह रहा है प्रोवाइडेड फर्दर, कह रहा है आगे ये बताया रहा है कि अगर कोई भी लॉ ऐसा बनता है जो प्रोविज़न बनाता है कि एक्विजिशन ऑफ स्टेट की बात करता है, वो भी स्टेट द्वारा, मतलब प्रॉपर्टी के एक्विजिशन की बात करता है स्टेट द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। कह रहा है ऐसा कोई भी लैंड अगर जो कंप्रोमाइज़ हो रहा है, वेयर एनी लैंड कंप्रोमाइज देयर इन इज़ हेल्ड बाय अ पर्सन, कह रहा है कि वो किसी पर्सन द्वारा हेल्ड किया जा रहा है अंडर हिज पर्सनल कल्टीवेशन, की मतलब उसके द्वारा पर्सनल कल्टीवेशन पे हेल्ड किया जा रहा है, मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो फिर इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द स्टेट। तो कह रहा है कि ये जो है नियमतः सही नहीं होगा स्टेट के लिए, गवर्नमेंट की बात कर रहा है, टू एक्वायर एनी पोर्शन ऑफ सच लैंड, कि इस तरह का कोई भी लैंड का एक कोई भी पोर्शन जो है वो एक्वायर कर ले किसी भी सीलिंग लिमिट के अंदर, ठीक है, अप्लीकेबल टू हिम, ठीक है, जो उसके लिए सीलिंग लिमिट अप्लीकेबल समझ में आए उसके अंडर में कर ले, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड एनी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। कह रहा है सेम चीज़ किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर पे जो है खड़ी है उसके ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है, अपार्टमेंट है तो उसके ऊपर भी लागू होती है, अनलेस, कह रहा है तब तक जब तक कि लॉ रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ लैंड जो है, उस लैंड को एक्विजिशन करने के लिए जो लॉ बना है, ठीक है, वो जो है उस लैंड के लिए या बिल्डिंग के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, वो जो है वो प्रोवाइड करता है पेमेंट के लिए। किस तरह के पेमेंट के कंपनसेशन की बात कर रहा है कि उस रेट पर जो कि कम वहाँ का जो भी मार्केट वैल्यू होगी उस ज़मीन की, उस अपार्टमेंट की, उस जगह की, तो उससे कम नहीं होना चाहिए। आप 1 रुपया बेसी दे सकते हो, नहीं कम नहीं दे सकते, एटलीस्ट आपको उतनी वैल्यू देनी है। अब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, क्लॉज 2 कह रहा है इन दिस आर्टिकल, ठीक है, इस आर्टिकल में देखिए तो क्लॉज ए जो है इसका वो कह रहा है द एक्सप्रेशन स्टेट सेल इन रिलेशन टू एनी लोकल एरिया। कह रहा है कि एक्सप्रेशन जो स्टेट लिखा हुआ है वो इस बारे में बात कर रहा है कि ऐसा चीज़, ऐसी एरिया जो लोकली रिलेटेड एरिया हो, ठीक है, हैव सेम मीनिंग दैट एक्सप्रेशन और इट्स लोकल इक्विवेलेंट। कह रहा है कि सेम मीनिंग की बात कर रहा है कि एक्सप्रेशन की बात कर रहा है जो लोकल इक्विवेलेंट होगा एग्जिस्टिंग लॉ रिलेटिंग के लिए, मतलब जो लोकल लॉ में जो प्रॉपर्टी का जो मतलब है उस मतलब के बारे में बात कर रहा है स्टेट, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका सब क्लॉज 1 क्या है, सब क्लॉज 1 है एनी जागीर, इनाम और मौफी और अदर सिमिलर ग्रांट एंड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला एनी जन्माम राइट। तो कह रहा है कि ये जो है ये जागीर है, इनाम है, मौफी है या इस तरह का कोई भी सिमिलर ग्रांट है, अगर जो कोई भी इस तरह का अगर जो सिमिलर ग्रांट है तो उसके बारे में बात कर रहा है। तमिलनाडु और केरला के केस में इसको जन्मम बोलते हैं, तो उसके राइट के बारे में जो है बात कर रहा है, ठीक है। फिर इसका सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, सब क्लॉज 2 कह रहा है एनी लैंड हेल्ड अंडर रियोतवारी सिस्टम, ऐसा कोई भी लैंड जो रियोतवारी सिस्टम के अंदर में हेल्ड किया गया हो, ठीक है। उसके बाद से सब क्लॉज 3 कह रहा है एनी लैंड हेल्ड और लेट फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसा कोई भी लैंड जो है या फिर एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस में यूज़ होता है या फिर एंसिलरी के प्रैक्टिस में यूज़ होता है या फिर वेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, लैंड ऑफ पास्चर है या फिर साइट ऑफ बिल्डिंग है एंड अदर स्ट्रक्चर है, ऑक्युपाइड बाई कल्टिवेटर्स ऑफ लैंड, लैंड कल्टिवेटर द्वारा ऑक्युपाई किया गया है, ठीक है, एग्रीकल्चर लेबर द्वारा ऑक्युपाई किया गया है या विलेज आर्टिजन्स द्वारा ऑक्युपाई किया गया है, तो ये उसकी बात कर रहा है। अब देखिए सब क्लॉज बी क्या कह रहा है, सब क्लॉज बी ये कह रहा है द एक्सप्रेशन राइट्स, तो जो शब्द है राइट्स वो है किस बारे में, तो वो इस रिलेशन में बात करता है कि जो भी स्टेट है वो शैल इंक्लूड एनी राइट, कह रहा है कि हर तरह का वो राइट इंक्लूड करेगा वेस्टिंग इन द प्रॉपर्टियर, तो मतलब प्रॉपर्टियर जो है जो प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, सब प्रॉपर्टियर जो मतलब उसका सब प्रॉपर्टियर है, अंडर प्रॉपर्टियर है, टेन्योर होल्डर है,
या फिर रैयत है, रियोतवारी के केस में अंडर रैयत है, और अदर इंटरमीडियरी जो है, ठीक है, एंड एनी राइट्स और प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, और किसी भी तरह का राइट है, ठीक है, या प्रिविलेज है कि उस लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, तो उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, देखिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 31B। तो आर्टिकल 31B किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 31B बात करता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। कुछ एक्ट और रेगुलेशन के वैलिडेशन के बारे में बात करता है कि उनकी वैलिडिटी किस तरह से आंकी जाती है। देखिए क्या है, तो कह रहा है विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन आर्टिकल 31 none of the act and regulation is specified in the 9th schedule or any of the provision thereof shall be deemed to be void or ever to have become void on the ground that such act, regulation or the provision is inconsistent with or takes away or abridges any of the rights conferred by any provision of this part, and notwithstanding any judgment, decree, or order of any court or tribunal to contrary each of the said act and regulation shall subject to the power of any competent legislature to repeal and amend it continue in force। ये बात कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी, प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, ठीक, 22 इंग्लिश में समझिए, या पक्षपात, बिना पक्षपात के, ठीक है, ठीक है, टू द जनरलिटी मतलब इन जनरल में, ठीक है, द प्रीवियस कंटेंट इन द आर्टिकल प्रोविजंस कंटेंट इन द आर्टिकल 31 है, जितने प्रोविजन आर्टिकल 31A में है, ठीक है, नॉन ऑफ द एक्ट, कोई भी एक्ट और रेगुलेशन स्पेसिफाइड जो है 9 शेड्यूल के अंदर, मतलब 9 शेड्यूल के अंदर जो भी एक्ट और रेगुलेशन स्पेसिफाइड है, नॉर एनी प्रोविजन देयर ऑफ, और ना ही कोई प्रोविजन जो शेड्यूल 9 के अंडर में है, डीम टू बी वाइड, वो वाइड होगा। मतलब अगर जो ऐसा होता है कि शेड्यूल 9 के अंदर कोई एक्ट और रेगुलेशन है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा प्रोविज़न है जो आर्टिकल 31A को ब्रीच करता है, ठीक है, तो वो वाइड नहीं होगा, ठीक है। देखिए, और किसी भी ग्राउंड पे नहीं होगा। रेगुलेशन इनकंसिस्टेंट है अगर जो, या फिर टेक अवे करता है उसका 31A वाला जो राइट है वो टेक अवे करता है, एब्रीच करता है, ठीक है, या फिर किसी पार्ट के किसी प्रोविज़न को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, और अगर जो विथ स्टैंड नहीं करता है किसी भी जजमेंट को, जो जजमेंट जो है, जजमेंट हो, डिग्री हो, या ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट हो, या ट्राइब्यूनल टू द कॉन्ट्रेरी हो, मतलब कोई ट्राइब्यूनल का कॉन्ट्रेरी मतलब कॉन्टेक्ट हो, ठीक है, ईच ऑफ द एक्ट सेड एंड रेगुलेशन शैल, कह रहा है इस तरह के जितने भी एक्ट हैं, ठीक है, और रेगुलेशन है, वो सब्जेक्ट किसके लिए है? वो सब्जेक्टेड टू पावर ऑफ कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर टू रिपील, कह रहा है वो जो है लेजिस्लेशन का पावर है, उनको रिपील कर सकते हैं या अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, और वो कंटिन्यू रहेंगे फोर्स में। कहने का मतलब ये है कि जितने भी एक्ट, रेगुलेशन, प्रोविज़न जो शेड्यूल 9 में बने हुए हैं, वो किसी भी केस में आर्टिकल 31A जो है उनके ऊपर लागू नहीं होता, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है, कोई भी जजमेंट भी अगर जो है कोर्ट द्वारा, कोई डिग्री है, ट्राइब्यूनल का कॉन्ट्रैरी, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं लागू होता है उस एक्ट या रेगुलेशन या प्रोविज़न के ऊपर जो शेड्यूल 9 में मेंशन्ड है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बाकी सारे के लिए मायने करता है, शेड्यूल 9 के लिए नहीं करता। हम आगे पढ़ेंगे कि शेड्यूल 9 में ऐसा क्या मेंशन है कि जिसके ऊपर जो है ये रूल फॉलो नहीं होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए 31C किस बारे में बात कर रहा है, तो सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ऐसे कुछ लॉज को बता रहा है जो
इफेक्ट दे रहे हैं सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। तो कह रहा है नथिंग विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13, कह रहा है आर्टिकल 13 के रिलेशन में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है। नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट, कह रहा है ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो पॉलिसी ऑफ स्टेट को सिक्योर करता है, ठीक है, टुवर्ड सिक्योरिंग ऑल और एनी ऑफ द प्रिंसिपल लेड डाउन इन पार्ट 2, कह रहा है कि कोई सारे या फिर उनमें से कोई भी प्रिंसिपल जो पार्ट 4 में है। पार्ट 4 में बेसिकली क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो उनके बारे में बात कर रहा है। सेल डीम टू बी वॉइड, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है किसी भी चीज़ को वॉइड नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद, कह रहा है इस ग्राउंड पे कि वो इनकन्सिस्टेंट है किसी आर्टिकल के या आर्टिकल 13 के इनकन्सिस्टेंट है, और टेक्स अवे ब्रीजेज एनी ऑफ द आर्टिकल, या किसी भी जो है आर्टिकल जो है वो टेक अवे कर दे रहा है या ब्रीज कर दे रहा है उसको, मतलब आर्टिकल 14 द्वारा। तो मतलब आर्टिकल 14 है या 19 क्लॉज 4 है, अगर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ब्रीज भी कर देता है तो वो नहीं, मतलब वो अगर इनकन्सिस्टेंट है तो वो बेसिकली आप समझिए कि कोई मतलब उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह का कोई भी लॉ जो है वो नहीं है कि वो वाइड हो जाएगा। जैसे आर्टिकल 13 अगर जो ब्रीच कर दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल को तो आर्टिकल 13 वाइड, ऐसा नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्लॉज क्या है, सेकेंड क्लॉज कह रहा है एंड नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एनी कोर्ट और ग्राउंड दैट इट डज नॉट इफेक्ट एनी सच पॉलिसी। तो कह रहा है कि और ऐसे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में कि ये कोई भी लॉ है वो इनकन्सिस्टेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के, बेसिक मतलब यही है। उसके बाद देखिए थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है, थर्ड क्लॉज कह रहा है प्रोवाइडेड दैट वेदर सच लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेट लेजिस्लेचर, कह रहा है कि ऐसा लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा भी बनाया गया हो अगर जो, ठीक है, द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई, कह रहा है कि इस आर्टिकल के मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल के प्रोविजन जो है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। हैव बीन रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर जो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए तो भी नहीं, और रिसीव अगर एसेंट रिसीव कर गया तो भी नहीं, मतलब किसी भी केस में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है बेसिकली वो किसी भी चीज़ के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि मतलब नहीं वो करना ही चाहिए, नहीं करेगा तो फिर कोई चीज़ वॉइड हो जाएगी। किसी भी तरह का स्टेट लॉ है, सेंट्रल लॉ है या कोई भी आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर जो वो ब्रीच भी करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को तो उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। चलिए अगला आर्टिकल देखिए, अगला आर्टिकल 31D है, ठीक। तो 31D जो है रिपील कर दिया गया है। ये था किस बारे में, तो सेविंग ऑफ लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के बारे में था, ठीक है। अब ये हटा दिया गया, ये भी 43rd अमेंडमेंट द्वारा हटाया गया है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 है रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय दिस पावर, कह रहा है कि ये रेमेडीज़ हैं बेसिकली, ठीक है। तो रेमेडीज़ का मतलब होता है उपचार, उपायों या उस मतलब प्रतिकार ये कह लीजिए या उपचार कह लीजिए कि ये बेसिकली उपचार है, उसके लिए जितने भी लॉ राइट्स जो है कन्फर्ड किए जाते हैं इस पार्ट द्वारा उनके लिए रेमेडीज़ हैं ये, ठीक है। फर्स्ट क्लॉज क्या है, फर्स्ट क्लॉज कह रहा है द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटी। तो कह रहा है कि आपके पास ये राइट है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रीच कर सकते हो, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स को फॉलो करके वहाँ पहुँच सकते हो और अपना जो है इस पार्ट में जितने भी राइट्स गारंटी किए गए हैं उसको डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। सेकेंड क्लॉज कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर्स writs including writ in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the right conferred by this part। तो कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी तरह का डायरेक्शन ऑर्डर या फिर रिट जो है इसको जो है इशू कर सकता है। अभी ये किस तरह के रिट्स को इशू कर सकता है, तो 5 तरह के रिट्स होते हैं, 5 में से कोई भी इशू कर सकता है, चाहे वो हिबियस कॉर्पस हो, मेंडमस हो, प्रोहिबिशन हो, क्यो वारंटो हो या सर्टियोरारी हो। इन 5 में से कोई भी रिट वो जो है कर सकता है, उसको जो भी अप्रोप्रिएट लगता है एज ए थिंग्स फिट, मतलब जो उसको फिट लगता है उसको कर सकता है, ठीक है। तो ये किस लिए, क्योंकि इन्फोर्समेंट के लिए कि जिससे कि वो इन्फोर्स कर सके आपके राइट को जो है
जो भी ये राइट इस पार्ट में आपके ऊपर जो कन्फर्ट किए गए हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए वो इतने सारे जो एक्शंस ले सकता है। थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है? थर्ड क्लॉज कह रहा है विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर conferred by the Supreme Court by clause 1 and 2, Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the power exercisable by the Supreme Court unless clause 2 under clause 2। तो कह रहा है कि विदाउट प्रेजुडिस द पावर कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट, तो कह रहा है कि जो पावर सुप्रीम कोर्ट पे कन्फर्ट की जा रही है क्लॉज 1 या क्लॉज 2 द्वारा, तो पार्लियामेंट जो है एक लॉ बना के ऐसा एम्पावर कर सकता है लोअर कोर्ट्स को कि लोकल लिमिट्स दे सकता है कि इतने लिमिट में नहीं, आप इस पे काम कीजिए, इसका जुरिडिक्शन वगैरह दीजिए, ठीक है, वो सारे काम कीजिए जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है अंडर क्लॉज 2। तो ये काम भी हो सकता है, ये पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बना सकता है। फिर क्लॉज 4 देखिए क्या कह रहा है क्लॉज 4 कह रहा है द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कह रहा है कि ये जो राइट है, गारंटी जो किया जा रहा है इस आर्टिकल में, ठीक है, इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है राइट आप हटा सकते हैं, हटा ही दिया, नहीं, ये चाह के भी कोई हटा नहीं सकता है। कब तक? जब तक कि अगर जो इसी पार्ट में, ठीक है, प्रोवाइडेड नहीं हो, ठीक है। तो बेसिक कहने का मतलब ये हटाया नहीं जा सकता। कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा कि पार्लियामेंट तो बाई लॉ कुछ भी हटा सकता है, यही लॉ बना दिया कि पहले इसी नियम को हटा दो और फिर बाद में इसको हटा दिया। मैं बता रहा हूँ होता क्या है एक्चुअली को, जो पार्लियामेंट ये लॉ बनाता है तो होता क्या है, वो जैसे ये बात बनाएगा कि आपको पहले यही लॉ हटा दो, वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे अपील होगी कि ये भाई कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये तो इसमें लिखा ही हुआ है, तो ये फिर कैसे लॉ बना रहा है? लॉ नहीं बना सकते, इसके किसी भी क्लॉज पे लॉ नहीं बना सकते, बस वो वहीं नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो चाह के भी इस केस में पार्लियामेंट कुछ खासा कर नहीं सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 32A, ये भी रिपील कर दिया गया। ये किस बारे में बात करता था? तो ये बात करता था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉज नॉट टू बी कंसिडर्ड इन द प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 32। तो ये इस बारे में बात करता था। अभी देखिए ये 43rd अमेंडमेंट द्वारा ये भी हटा दिया गया है। तो अभी इम्पॉर्टेंट अपने लिए यही है कि ये 43rd अमेंडमेंट द्वारा हटा दिया गया है, ठीक। उसके बाद आ रहा है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या? आर्टिकल 33 है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्स ETC। तो कह रहा है कि ये पार्लियामेंट के पावर के बारे में बात कर रहा है कि राइट को कैसे मॉडिफाई कर सकता है जो इस पार्ट में दिए गए हैं अपने एप्लीकेशंस के लिए, मतलब अपने ज़रूरत के अनुसार। तो देखिए क्या क्या कर सकता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज इन देयर एप्लीकेशन। तो कह रहा है कि पार्लियामेंट ये चीज़ डिसाइड कर सकता है कि जितने भी लॉज या फिर राइट्स जो इसमें दिए गए हैं, ठीक है, वो किस हद तक जो है कन्फर किए जा सकते हैं इस पार्ट के जो राइट है। तो वो देखिए कौन कौन सा है। तो इसका सब क्लॉज ये कह रहा है द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कि मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बता सकता है, ठीक। द मेंबर ऑफ फोर्स चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो वैसे मेंबर ऑफ फोर्स जो इस बारे में इस पे काम करते हैं कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, ठीक। फिर C क्या है? पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी ब्यूरो और अदर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश बाय द स्टेट फॉर पर्पज ऑफ इंटेलिजेंस और द काउंटर इंटेलिजेंस। तो ऐसे पर्सन जो किसी ब्यूरो में काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो स्टेट द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, किस लिए? इंटेलिजेंस या काउंटर इंटेलिजेंस के लिए, ठीक। पर D पर्सन एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद द टेलीकॉम सिस्टम सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ एनी फोर्स ब्यूरो और ऑर्गेनाइजेशन रिफर्ड टू इन क्लास C। तो कह रहा है कि ऐसे पर्सन जो ऐसी जगह एम्प्लॉयड हैं या उनका कनेक्शन ऐसी जगह से है जहाँ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स में काम हो रहा है, सेटअप किया गया है, ठीक है, और वो जो है फोर्स के पर्पज़ के लिए या ब्यूरो के पर्पज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो कि क्लॉज A to C में मेंशन्ड है। तो कह रहा है बी रेस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड सो एज टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज। तो कह रहा है कि ऐसे लोग जो हैं इनको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, एब्रोगेट कर सकता है,
किस लिए कर सकता है, तो सो एज टू इंश्योर, कह रहा है कि ये इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली जो है डिस्चार्ज करें, बढ़िया से फंक्शन करें, और मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग उनके बीच में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। तो बेसिकली पावर ऑफ पार्लियामेंट जो है इस पार्ट के राइट को मॉडिफाई करने के लिए वो सिर्फ इतने लोगों के लिए है, आर्म फोर्सेस के जो मेंबर हैं उनके लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जो मेंबर जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्स जो है वो चार्ज हैं उनके लिए है, ठीक है। ऐसे पर्सन जो ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस में या ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी जगह अब एम्प्लॉयड हैं, ऐसे लोगों के लिए, या फिर ऐसे लोगों के लिए जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स में काम करते हैं, जो कि फोर्स के लिए या ब्यूरो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। तो इतने लोगों के लिए आप जानते होंगे कि ऐसे आर्म फोर्सेस वगैरह पे लोकल लॉ काम नहीं करता, उनका फील्ड मार्शल वगैरह होता है, उनका अपना ही एक नियम है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली ये बात किया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 किस बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 34 बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एरिया। तो कह रहा है कि ये रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करता है, उन राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जो इस पार्ट में दिए गए हैं, वो किस केस में, जब मार्शल लॉ जो है फोर्स में होगा। मार्शल लॉ से क्या समझते हैं, मार्शल लॉ का देखिए मतलब, देखिए इसमें तो कुछ खासा दिया नहीं है। मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि जब मुसीबत में हुआ तो आर्मी लॉ वगैरह लग जाता है, तो उसकी बात कर रहा। अब देखिए नथिंग विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट पार्लियामेंट में बाय लॉ indemnify any person in the services of the union or the state or any other person in the respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area with territory of India where the martial law was in force or validate sustains past punishment inflicted for general order or the other act done under the martial law in such area। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर जो किसी एरिया में जो मार्शल लॉ लगा हुआ है तो स्टेट जो है वहाँ पे जो है रूल बना सकता है ऐसा, ठीक है। और यहाँ ये जितने राइट इस पार्ट में हैं इनको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक है। किस केस में, कि अगर जो सेंटेंस वगैरह देना है, पनिशमेंट देना है, ठीक है, तो इस तरह का जो काम अगर जो करना है तो उसके लिए जो है ये काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ वैसी जगह पे जहाँ मार्शल लॉ फोर्स में हो। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर आर्टिकल है 35। आर्टिकल 35 देखिए क्या कह रहा है। आर्टिकल 35 है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। तो अब लेजिस्लेशन के बारे में बात कर रहा है जो इस पार्ट के प्रोविजंस को इफेक्ट देते हैं, ठीक। नथिंग विथ स्टैंडिंग नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखिए क्या बात कर रहा है कि नॉट स्टैंडिंग मतलब बावजूद वो सारी चीज़ें जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। क्लॉज ए क्या है, क्लॉज ए है पार्लियामेंट शैल हैव एंड द अदर लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल नॉट हैव पावर टू मेक लॉज। तो कह रहा है पार्लियामेंट का लॉ है, मतलब है कि वो बनाएगा लॉ, लेकिन स्टेट लॉ नहीं बना सकता इस केस में, ठीक है। मतलब इन सारे इस पार्ट के जितने भी राइट्स हैं उनके ऊपर। अब इसका सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है, सब क्लॉज 1 कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर अंडर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16। कोई भी ऐसा मैटर जो क्लॉज 3 का है, आर्टिकल 16 के अंदर में क्लॉज 3 का है, आर्टिकल 32 का या आर्टिकल 33 है, आर्टिकल 34 है, मे बी प्रोवाइडेड बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो काम कर सकता है। फिर सेकेंड क्लॉज कह रहा है फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफेंस अंडर दिस पार्ट, या फिर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करना हो, ठीक है, उस ऑफेंस के लिए जो एक्ट इस पार्ट में डिक्लेयर है, ठीक है। एंड द पार्लियामेंट शैल एज सुन एज मे बी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेक लॉ फॉर द प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर द एक्ट रिफर टू इन द सब क्लॉज 2। तो वही कह रहा है कि इसके लिए जल्द से जल्द पार्लियामेंट को जो है रूल बना देना होगा, ठीक है। जैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो जाता है, ये बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने लिखा है ये लॉ, ठीक है। तो ये इसके लिए लिखा है कि जल्द से जल्द इसको बना दिया गया, अब बन ही गया होगा, जब ही का बन गया होगा। देखिए फिर इसका सब क्लॉज बी है कि एनी लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर रिफर टू इन द सब क्लॉज 1 ऑफ द क्लॉज ए for providing punishment for the any act referred in the subclause 2 of the clause shall subject to the terms of thereof and the adaptation and modification that may be made
देयर इन आर्टिकल 372 कंटिन्यू इन फोर्स अंटिल अल्टर्ड और रिपील्ड और अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट। तो कह रहा है ऐसा कोई भी लॉ फोर्स में, देखिए कह रहा है एनी लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट, ऐसा कोई भी लॉ जो इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर, कह रहा है चाहे वो किसी भी मैटर में हो, जैसा कि सब क्लॉज 1 के क्लॉज ए में जो है, क्लॉज ए के सब क्लॉज 1 में जो मेंशन है, ठीक है, या फिर पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है किस सब क्लॉज 2 में जो पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू टर्म्स कह रहा है कि वो टर्म्स के सब्जेक्ट में है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हो ही जाएगा, उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टू एनी एडाप्टेशन मेडिफिकेशन, और फिर एडाप्टेशन और मेडिफिकेशन वगैरह देखा जाएगा कि बनाया जा सकता है कि नहीं बना सकता है अंडर आर्टिकल 372 के अंतर्गत, और वो फोर्स में रहेगा अनटिल अल्टर्ड और रिपील्ड, कह रहा है तब तक फोर्स में रहेगा जब तक अल्टर नहीं कर दिया जाता है, रिपील नहीं कर दिया जाता है, या अमेंडमेंट जो है पार्लियामेंट नहीं कर देती है। देखिए तो ये लास्ट आर्टिकल था FR का, जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स का ये लास्ट आर्टिकल था। तो अभी के लिए तो इतना ही है। तो इसी के साथ आपका फंडामेंटल राइट वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आएगा पार्ट 4, ठीक, और पार्ट 4 में कितने आर्टिकल हैं, तो वो है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, ये वाले कर लेंगे हम, ठीक है। कोशिश करेंगे एक वीडियो में हो जाए या 2 वीडियो में हो जाए। उसके बाद आएगा पार्ट 5 है, इसमें आपको पता ही है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक। पार्ट 4 आएगा, ये आपको पता ही है क्या है। पार्ट 4 में आपको देखिए यही सब स्टेट वगैरह की डेफिनेशन लिखी होगी। फिर पार्ट 6 आएगा। इस तरह करते करते हम सारे पार्ट धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अभी के लिए तो पार्ट 3 हो गया है, जाके पुरानी वाली वीडियो जो पड़ी है पार्ट 3 की फर्स्ट पार्ट, वो ज़रूर देख लीजिएगा, और पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब वीडियो रेगुलर आएगी, ठीक है। चलिए अभी कुछ बात आपसे करनी है, तो अभी उसका प्लान जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बात किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। वीडियो अगर जो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।